हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं आज इस वीडियो सेगमेंट में एपिकल मेरिस्टेम थियरी के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रेजुएशन के लिए और इस वीडियो से हर साल हमेशा क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं। एपिकल मेरिस्टेम थियरी जो होती है वो कई साइंटिस्टों ने मिल करके दी हुई थी, मतलब कि अलग अलग थियरीज हैं जिसको कई साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से बताया था और इस थियरी को प्रपोज किया था, जिसमें कई थियरीज जो थी वो सही थी लोअर प्लांट के लिए, लेकिन हायर प्लांट को एक्सप्लेन नहीं करती थी। कई थियरी किसी न किसी कारण से कई ना कई थियरी जो थी वो फेल हो जा रही थी, पर कुछ थियरी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रमाणित थी। अगर मैं बात करूँ एपिकल मेरिस्टेम थियरी की, तो आप सभी को पहली बात तो मेरिस्टेम पता होना चाहिए। अगर आप इस थियरी को पढ़ना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि जो मेरिस्टेम होती है वो बेसिकली एपिकल रीजन में पाई जाने वाली सेल होती है, जो एपिकल में ज़्यादा मौजूद होती है। इंटरकैलरी रीजन में भी होते हैं, लेकिन प्लांट में अलग अलग पार्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिविजिबल होती हैं। तो इसी के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम थियरी जो थी वो दी गई, और एपिकल मेरिस्टेम थियरी जो थी वो बेसिकली दो चीज़ों में दी गई थी। एक थी सूट एपिकल मेरिस्टेम और दूसरी थी रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम हो या फिर रूट एपिकल मेरिस्टेम हो, थियरी जो थी वो बिल्कुल कॉमन ही थी, कोई बहुत खास ऐसा अंतर नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी मेरिस्टेम की बनी हुई थी। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसी थियरी के बारे में और एक एक करके सारी थियरी के क्या बेसिक प्रिंसिपल थे सारी थियरी के, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे थियरी इस्तेमाल में ला रहे हैं, या फिर जो सबसे पहली थियरी की जो हम लोग बात करेंगे उस थियरी को हम लोग कहते हैं, वो थियरी थी एपिकल सेल थियरी। एपिकल सेल थियरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी थी, और ये इस थियरी को सबसे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं एपिकल सेल थियरी, ये एपिकल सेल थियरी हम लोग बात कर रहे हैं किसके अंदर, हम लोग बात कर रहे हैं स्टेम के अंदर। किसके अंदर बात कर रहे हैं? स्टेम के अंदर बात कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कब मैं थियरी में स्टेम की बात करूंगा कब। तो अभी पहले हम लोग स्टेम सूट एपिकल थियरी की बात कर रहे हैं, मतलब सूट एपिकल थियरी की बात करें कि सूट एपिकल थियरी में कौन कौन सी थियरी दी गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहली जो थियरी थी एपिकल सेल थियरी, इस थियरी को दिया हुआ था हॉफमेस्टर ने दिया हुआ था, और हॉफमेस्टर ने इसको 1852 में इस थियरी को सबसे पहले बताया हुआ था, और इसको जो आगे की तरफ प्रमोट किया था, इनकी थियरी को जो सपोर्ट किया था वो थे नेजेली। इन्होंने 1859 में इस थियरी को प्रमोट किया और बताया कि ये थियरी कहीं ना कहीं सही है। अब अगर मैं बात करूँ तो इनकी थियरी ये कहती थी कि एक सिंगल एपिकल सेल से ही पूरी बॉडी बनी होती है प्लांट की, मतलब कि पूरी जो भी बॉडी का डेवलपमेंट होता है प्लांट का वो एक एपिकल सेल के द्वारा होता है। जस्ट लाइक जाइगोट सेल से जैसे पूरी एक बॉडी बनती है, उसी तरीके से यहाँ पे इनका कहना था कि जो एपिकल सेल है वही हमारी पूरी प्लांट बॉडी को बनाती है। ये थियरी जो थी वो ब्रायोफाइट, एल्गी, इनके अंदर तो सक्सेसफुल देखने को मिलती है, बट अगर हम बात करें कि जो बड़े प्लांट है जैसे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनके अंदर ये थियरी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इस थियरी को उतनी ज़्यादा प्राथमिकता, मतलब उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, उतनी ज़्यादा इसको रिलायबल नहीं माना गया। इसकी कुछ एडवांटेजेस थी तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिली। तो एपिकल सेल थियरी का सबसे पहला रूल था कि जो एपिकल सेल होती है उसी सेल से हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी बनती है। सिंगल एपिकल सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब ये सिंगल जो एपिकल सेल होती है यही मेन हमारी सब कुछ होती है। ये इस थियरी का कहना था, जो कि बड़े प्लांट के अंदर जो है ये थियरी फेल हो गई। अगर मैं दूसरी थियरी की बात करूं जो हमारी है हिस्टोजन थियरी, ये थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और इस थियरी में काफ़ी नए टर्म्स को जोड़ा, बस इस थियरी के अंदर यही था। बाकी अगर हम बात करें इस थियरी का, तो ये थियरी कहीं ना कहीं जो लोकेशन है मेरिस्टेमेटिक सेल की उसको डिस्टिंग्विश किया कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो हमारे प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। ये एक इनका अपना एक तरीका था। बस इनका जो तरीका था उसमें नाम अलग हुए थे, नाम चेंज किया था इन्होंने, पर कहीं ना कहीं ये आने वाली जो थियरी थी उन थियरी से बहुत ही ज़्यादा मैच करती थी। अगर हम सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे हिस्टोजन थियरी जो प्रपोज्ड, अगर हम यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो हिस्टोजन थियरी को सबसे पहले जो प्रपोज किया था वो किया था हैंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। इसको सबसे पहले प्रपोज किया था 1868 में। कब किया था? 1868 में इस थियरी को सबसे पहले प्रपोज किया गया था, एंड सपोर्टेड बाय स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर आपको अगर याद होगा तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था पल्सेशन थियरी, तो उसी वक्त की बात है जिस समय
ट्रांसपेरेशन प्लांट फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, तो उस समय स्ट्रॉसबर्गर तकरीबन हर एक्सपेरिमेंट में आपको देखने को मिलेंगे क्रिटिसाइज करने के लिए। तो स्ट्रॉसबर्गर थे वो जो है हैंस्टीन के थियरी को सपोर्ट किया। द सूट एपेक्स कंप्राइजेस थ्री डिस्टिंक्ट जोन। इस थियरी के अंदर बताया गया कि जो हमारा सूट एपेक्स होता है, मतलब जो स्टेम का जो एपेक्स होता है, अपर पार्ट होता है, वहाँ पे ये तीन जोन में बटा होता है। वो तीन जोन होते हैं डर्मेटोजेन, पेरीब्लेम एंड प्लीरोम। तो ये तीन जोन में बताया गया, जो कि आगे जाकर के यही तीन जोन जो थे वो हमारे क्रमशः एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल बन गए। मतलब डर्मेटोजेन को हम लोगों ने बाद में जाकर के एपिडर्मिस नाम दे दिया, पेरीब्लेम को हम लोग ने आगे जाकर कॉर्टेक्स और प्लीरोम को आगे जाकर के वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यू नाम दिया। तो ये थियरी में जो नाम थे वो चेंज हुए, पर थियरी कहीं ना कहीं काफी रिलायबल थी। अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया था कि जो डर्मेटोजन होता है वो सबसे ऊपर का लेयर होगा, क्योंकि डर्म डर्म मतलब ऊपर होता है, मतलब चमड़ी, ठीक है। अगर पेरीब्लेम की बात करूं तो चूंकि ये प्लीरोम और इसके बीच में होता है, तो पेरीब्लेम यहाँ पे इसको बताया मिडिल लेयर होती है, और ये बेसिकली कॉर्टेक्स देने का काम करती है, तो इसलिए हम इसको पेरीब्लेम के रूप में जानते हैं। प्लीरोम जो होती है वो सबसे अंदर की लेयर होती है, और ये जो है वो बेसिकली स्टील बनाने का काम करेंगी। मतलब जब ये प्लीरोम डिवाइड करेंगी तो स्टील बनाएगी, पेरीब्लेम डिवाइड करेंगी कॉर्टेक्स बनाएगी, और डर्मेटोजन डिवाइड करेंगी तो फिर एपिडर्मिस बनाएंगी। तो ये थियरी हिस्टोरियन थियरी थी, और ये थियरी कहीं ना कहीं जो बस नाम थे, जो नॉमेनक्लेचर थे वो चेंज हुआ, बाकी ये थियरी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट थियरी के बारे में, इस थियरी को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका कार्पस थियरी। ट्यूनिका कार्पस थियरी जो थी वो बेसिकली दो नाम से बना है, ट्यूनिका एंड द कार्पस। अगर हम बात करें ट्यूनिका कार्पस की, तो यहाँ पे इसको सिमिट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था सबसे पहले 1924 में। सिमिट नाम के साइंटिस्ट ने इस थियरी को प्रपोज किया था, और ये थियरी जो थी, इस थियरी के अंतर्गत ये बताया गया कि जो सबसे ऊपर, जिसको हम अभी तक डर्मेटाइजन या फिर एपिडर्मिस कह रहे थे, उस लेयर को हम कहते हैं अब यहाँ पे ट्यूनिका, मतलब जो कवर होती है, और जो कार्पस होती है, मतलब जो भी हमारा प्लीरोम बनाता था, जो हमारा वैस्कुलर बंडल बनाता था, उस जोन को हमने नाम दे दिया कार्पस। तो ये थियरी रूट एपिकल मेरिस्टेम के कार्पस और कैपे थियरी के कार्पर और कापे थियरी के जैसे ही थी, ट्यूनिका और कार्पस थियरी। तो ध्यान रखना, अभी आपको कार्पर भी थियरी आपको पढ़नी है, तो पहले आप सूट का पढ़ लो फिर रूट का पढ़ते हैं। तो ट्यूनिका थियरी जो थी वो सबसे पहले बताई गई थी सूट के लिए, और इस थियरी के अंदर बताया गया कि दो लेयर होती है शूट एपिकल मेरिस्टेम में, और वो जो चीज़ होती है उस लेयर में, ट्यूनिका जो होती है वो बेसिकली ऊपर जो हमारा लेयर वगैरह बनाने का काम है, एपिडर्मिस बनाने का काम है, वो ट्यूनिका करती है। और जो कार्पस होती है वो बेसिकली हमारा अंदर से डिवीजन करके कॉर्टेक्स और क्या बनाती है, शूट बनाने का, स्टील बनाने का काम, मतलब वैस्कुलर बंडल बनाने का काम करती है। वो कौन करती है, कार्पस, और बाकी लेयर बनाने का काम ट्यूनिका करती है। तो ट्यूनिका एपिडर्मिस वगैरह बनाने का काम करती है, और कार्पस हमारा कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल। तो ये जो डिवाइड करती है वो नीचे की तरफ डिवाइड करती है, और इसकी लेयर इस तरीके से बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे बढ़ती है तो ये भी क्या होती है, सूट एपिकल मेरिस्टेम भी बढ़ती चली जाती है। इस थियरी के अनुसार ये बात बताइए। आपको पता है कि अभी ये थियरी बहरहाल काम नहीं कर रही है, हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं। हम लोग बेसिकली अभी वही एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होते हैं, और वही ज़्यादा सही लगती हैं। अब उसके बाद ये थी हमारे सूट एपिकल मेरिस्टेम की थियरी। जितने भी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं, आप उसके नोट्स बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, और पूरा नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अपने रूट एपिकल मेरिस्टेम की, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए जो थियरी दी गई थी वो थियरी और भी ज़्यादा आसान थी। मतलब थी थियरी इसी तरह से, बस अंतर इतना था, जब उसका जो कार्पर और कापे थियरी है वो थोड़ा सा अंतर लेकर के आता था। बाकी जो हमारी सूट एपिकल मेरिस्टेम में थी वही रूट एपिकल मेरिस्टेम में होगी। जो हमारी हिस्ट्रोजन थियरी के बारे में वहाँ बताया गया वही यहाँ पे भी बताया जाएगा। बस थोड़े स्ट्रक्चर जो होंगे वो आपको डायग्राम में अलग अलग तरह के बनाने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग शुरू करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो सबसे पहले रूट एपिकल मेरिस्टेम में अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे पहले आपके सामने है एपिकल सेल थियरी। क्या है, एपिकल सेल थियरी आपके सामने सबसे पहले दिख रही है। अब एपिकल सेल थियरी में अगर आप देखो तो सेम टू सेम वही डायग्राम मैंने बताया, तो इस थियरी को भी सबसे पहले नेजेली ने जी ने प्रमोट किया एपिकल सेल थियरी को, रूट एपिकल सेल थियरी को, हु ड्रीव द अटेंशन टू अकरेंस ऑफ सिंगल एपिकल सेल।
और बाकी बात वही है कि एक सिंगल एपिकल सेल होती है और उसी से हमारी तमाम तरीके की सेल बनती हैं, फिर वो चाहे कोई भी सेल हो, फिर वो चाहे हमारी रूट कैप हो, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे अ सिंगल एपिकल सेल प्रेजेंट ओनली ऑन वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, सिंगल एपिकल सेल जो होगी वो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। एग्जांपल इक्विसिटम, एडिटम एंड पॉलीपोडियम एटसेट्रा। द एपिकल इनिशियल इज टेट्राहेड्रल, ये कहते हैं जो शुरुआत में जो एपिकल इनिशियल बनता है, मतलब जो शुरुआत में जो सबसे पहली सेल बनती है, दैट्स अ एपिकल इनिशियल, वो टेट्राहेड्रल शेप की होती है। वो कैसी शेप की होती है? टेट्राहेड्रल शेप की होती है। और फिर वही शेप जो है वो शेप एंड जनरेट रूट कैप फ्रॉम वन साइड, और यही सेल जो होती है वो रूट कैप बनाती है। जितने भी रूट के अंदर जो भी तमाम तरह के स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाने का काम करती है, और यही जो है वो डिवाइड करके आगे जा करके काफ़ी और भी चीज़ रूट एपिकल मेरिस्टेम में या फिर रूट में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सब बनाने का काम एक सिंगल एपिकल सेल करती है। यही हमारे एपिकल सेल थियरी के अंदर बातें बताई गई थी, जो रूट एपिकल में भी बताई गई थी। तो कोई खास चीज़ नहीं है, तो आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो अगर मैं बात करूँ, जो इनकी जो कमियाँ थी वो कमियाँ यही थी, जो हैवी प्लांट्स के अंदर ये थियरी जो फेल हुई है। क्रिप्टोगैम्स में काम चलते थे, लेकिन बाकी जगह पे इनके जो कमियाँ थी वो खुल कर के सामने आती थी। अगर हम बात करें यहाँ पे हैंस्टीन की थियरी के बारे में या हिस्टोजन थियरी के बारे में रूट को लेकर के, तो हैंस्टीन ने भैया 1868 के अंदर, हैंस्टीन ने 1868 में थियरी दिया था। अकॉर्डिंग टू हैंस्टीन, रूट एपिकल मेरिस्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 सेल इनिशियली रीजन कॉल्ड हिस्टोजन, ठीक है। इसमें भी इन्होंने बताया कि 3 रीजन बेसिकली होते हैं। द हिस्टोजन आर कॉल्ड डर्मेटोजन, ए पेरिप्लेम एंड प्लीरोम। इन्होंने यहाँ पे भी बताया कि भाई जो बाहर की लेयर है उसको हम लोग प्रोटोडर्म या फिर डर्मेटोजन कहेंगे, उसके बीच की लेयर जिसको कॉर्टेक्स हम लोग बोलने वाले थे, ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, उसको पेरिप्लेम बोलेंगे, और फिर बीच की लेयर जो वैस्कुलर बंडल हुआ करती थी उसको हम लोग बेसिकली प्लीरोम के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे तीनों लेयर आपका उसी तरह से बताया गया, चाहे फिर वो ग्राउंड टिश्यू हो, फिर वो चाहे हमारा प्रोटोडर्म हो। प्रोटोडर्म को यहाँ पे नाम दे दिया गया डर्मेटोजन, जिसको हम लोग एपिडर्मिस के भी नाम से जानते थे, ठीक है। और ग्राउंड टिश्यू को हमने नाम दे दिया पेरिप्लेम, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स के भी नाम से जानते थे। तो ये थ्योरी बिल्कुल उसी तरह से थी जैसे कि हमारी शूट में देखने को मिली, उसी तरीके से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे भी मेंशन किए गए। तो हिस्टोजन थियरी बिल्कुल उसी तरह की थियरी थी, और यही थियरी काफ़ी ज़्यादा प्रमाणित मानी जाती है, मतलब ठीक ठाक प्रमाणित मानी जाती है, नाम अभी चेंज हो गए हैं। अगर हम बात करें, एम्स एंड मैकडेनियल इलस्ट्रेटेड द रूट एपिकल मेरिस्टेम बेस्ड ऑन हिस्टोजन कॉन्सेप्ट। तो इस चीज़ को जो है, ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम थियरी को जो अच्छी तरीके से इसको बताया वो बेसिकली एम्स और मैकडेनियल थे। इन्होंने रूट एपिकल मेरिस्टेम को हिस्टोजन थियरी के बेसिस के कॉन्सेप्ट पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, रूट कैप है। इस रीजन में हमारा एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग क्वेश्चन रीजन कहते हैं, जो कि नॉन डिविजिबल रीजन होता है। मैंने इस रीजन को क्यों बता दिया, क्योंकि कभी मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन रीजन के बारे में। तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन रीजन जो कि नॉन डिविजिबल रीजन होती है, और थियरी में क्वेश्चन रीजन का भी अपना अलग रोल होता है। तो ये था हैंस्टीन का थियरी, जिसको कि हैंस्टीन की थियरी जो कि रूट के लिए थी, सूट के लिए भी देख लिया हैंस्टीन और रूट के लिए भी देख लिया। अब आखिरी थियरी के बारे में बात करते हैं। उस आखिरी थियरी का नाम है कार्पर और कापे थियरी। अब कार्पर और कापे थियरी एक, मैंने कहा, एक इंपॉर्टेंट थियरी। इस थियरी के अंदर ये बताया गया कि जैसे हमारा था कार्पस और क्या था, कार्पस और ट्यूनिका और कार्पस थियरी थी। वहां पे ये बताया गया कि एक रीजन होती ट्यूनिका, एक रीजन होती कार्पस। कार्पस अपना अलग रीजन बनाती है और ट्यूनिका अपना अलग रीजन बनाती है। तो ये बताया गया था हमारे ट्यूनिका और कार्पस में। उसी तरह से सेम 2 रीजन यहाँ पे भी होते थे। यहाँ पे 2 रीजन कौन कौन से होते थे, यहाँ पे 2 रीजन होते थे हमारे कार्पर और कापे, कार्पर और कापे। तो आइए चलिए देखते हैं कि आखिर इस थियरी में क्या बातें की गई थी। सबसे पहली चीज यही लिखी हुई है कि इस थियरी को दिया हुआ था स्विफ्ट नामक साइंटिस्ट ने। स्पेलिंग में गलत हो सकता है, शायद यहाँ यू के बाद ई है, तो स्विफ्ट नामक साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। तो ये इसको 1970s में इसको दिया हुआ था। इट इज सिमिलर टू ट्यूनिका कार्पस थियरी। ये ट्यूनिका कार्पस थियरी की जैसी ही थियरी थी जो कि सूट एपेक्सन के लिए दी गई थी। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ प्लेन्स ऑफ डिवीजन। इसमें बेसिकली बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस था जो हमें ध्यान में रखना था। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो रीजन होता है, ऊपर वाला रीजन, इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं कापे। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली कापे कहते हैं। क्या, कौन सा रीजन कहते हैं, कापे रीजन कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। जबकि अगर हम बात करें कि नीचे वाला रीजन जो आपका ये है इन्वर्टेड टी शेप वाला, ये रेड वाला, इसको हम लोग बेसिकली कार्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पर बोलते हैं। तो ये हमारा कार्पर होता है और ये हमारा
कापे होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो कार्पर और कापे थियरी में क्या बताया गया कि कार्पर कापे थियरी में इस जो टी टी शेप की सेल है उसको हमने बता दिया एपिडर्मिस। अब आप कहोगे कि टी सेल क्या है, तो इसके लिए आपको डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आप कार्पर सेल को देखें, कौन किसको देखें, कार्पर को, अगर आप कार्पर को देखें तो कार्पर वाली जो सेल है वो आपको कैसी दिखाई दे रही है, उल्टा वाई दिखाई दे रही है या फिर उल्टा टी दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ये दिख रही है आपको, ये देखिए इस तरीके से दिख रही है कि नहीं, वाई शेप की दिख रही है कि नहीं। तो इसका डिवीजन वाई शेप में होता है, मतलब कि इस तरफ से होगा, नीचे की तरफ होगा। जबकि दूसरा जो टी शेप का है, देखो यहाँ पे ये कैसा शेप का है, टी शेप का। अगर इसकी सेल देखो तो किस शेप की है, दैट्स अ टी शेप की है, ठीक है ना, ये किस शेप की है, टी शेप की हैं। तो जितनी भी हमारी कापे हैं, जितने भी हमारे कापे हैं, जितने भी हमारे कापे सेल हैं, वो सभी कैसी होंगी, टी डिवीजन होंगी। द आउटर रीजन ऑफ द रूट एपेक्स इज कापे। तो ये जो रीजन होता है, दोनों आउटर रीजन जो टी एपिडर्मिस होती है, ये कापे होती हैं, जो कि इनके आउटर एपिडर्मिस वगैरह बनाने का काम करेंगी। जबकि अगर हम बात करें इन्वर्टेड सेल, जो कि इसका वेस्कुलर बंडल प्लीरोम बनाने का काम करती हैं, वेस्कुलर बंडल बनाने का काम करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली कार्पर कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पर। तो द लोअर डॉटर सेल डिवाइड लॉन्गिट्यूडनली एट राइट एंगल द प्लेन ऑफ फर्स्ट डिवीजन, दस द प्लेन ऑफ टू डिवीजन फॉर्म टी इज मीडियम ब्ला 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 ब्ला। तो ये सेल जो होती हैं वो लगातार क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं, एक लेयर बनाती हैं, दो लेयर बनाती हैं। तो इस तरीके से अपनी लेयर्स को क्या करती हैं, बढ़ाती रहती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टी वाले को, तो टी क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, इनके अंदर भी हमें सेकंड डिवीजन देखने को मिलता है। और ये बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारे वैस्कुलर बंडल प्लीरोम बनाने का काम है वो हमारी इन्वर्टेड टी या फिर कापे सेल कहती है। क्यों कहते हैं इन्वर्टेड टी, मैंने बता दिया, क्योंकि इनके सेल अगर आप देखो तो ये कैसा होता है, वाई शेप का या फिर उल्टे टी शेप का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखोगे कि इन्वर्टेड टी अगर जो शेप की सेल है बीच वाली, उसको हम लोग कहते हैं कार्पर, और जो हमें टी शेप की दिखाई देती है उसको हम लोग बोलते हैं कापे। ठीक है, तो और ये अपने लेयर्स को क्या करती थी, बढ़ाती रहती हैं। और इस तरह का डिवीजन हमें ग्रैमिनी और फैगेसी फैमिली के पौधों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये था आपकी थियरी, जो कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर दी गई थी, और ये थियरी काफी रिलायबल थियरी मानी जाती है। और ट्यूनिका कार्पस और कार्पस कापे थियरी को जो है वो बताया गया था, जिसको कि डिवीजन हमें देखने को प्लांट के अंदर मिलता है। आशा है आपको ये डिवीजन का वीडियो पसंद आया होगा, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम का वीडियो पसंद आया, पसंद लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, नोट्स को पढ़िएगा, ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।